वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927। इसमें हमने 10 धाराएं पढ़ ली थी और 11वीं धारा से हमें आज कवर करना है। ठीक है, यहाँ से तो क्या बोलती है यह धारा? ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है। इसकी उपधारा 1 क्या बोलती है? यह कि वन व्यवस्थापन अधिकारी, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, किसी भूमि में या किसी भूमि पर ऐसे किसी अधिकार विषयक किए गए दावे की दशा में जो मार्ग अधिकार या चारागाह अधिकार या वन उपज या जलमार्ग के अधिकार से भिन्न है, अलग है, उसे पूर्णतः, पूरी तरह से या भागतः मतलब आंशिक रूप से या तो मंजूर करेगा या तो खारिज करने का एक आदेश देगा। कौन देगा आदेश? एफएसओ देगा आदेश, है ना। किस लिए देगा? कि ऐसी कोई भूमि है या ऐसी कोई भूमि पर जिस पे अधिकार के लिए वो दावा किया गया है, ठीक है, और वो जो अधिकार का दावा किया गया है वो किन किन से अलग होना चाहिए? या तो मार्ग अधिकार से, चारागाह अधिकार से, वनोपज या फिर जलमार्ग के अधिकार से अलग होगा, तो वह आदेश देगा कि चलो इसको मंजूर करते हैं या तो इसको खारिज कर देते हैं। फिर इसकी उपधारा 2 क्या बोलती है कि यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः, पूरी तरह से या आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है तो वह व्यवस्थापन अधिकारी या तो, अब वो क्या क्या करेगा? खंड 1, ऐसी भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से एक्सक्लूड मतलब अपवर्जित करेगा। मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसी भूमि को प्रस्थापित मतलब पहले से जो स्थापित है, वन की सीमा मतलब कि फॉरेस्ट रेंज से एक्सक्लूड कर देगा या तो, है ना। और दूसरा क्या करेगा? खंड 2 कि ऐसे अधिकारी के अभ्यर्पण के लिए उसके स्वामी से करार करेगा। अभ्यर्पण मतलब कि उसको देना है ना वो भूमि, तो उससे वो साइन वाइन करवाएगा कि अच्छा ठीक है अब तुम लेना चाहते हो तो ये वो। उसके बाद में क्या कि खंड 3 है भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का 1, इसके द्वारा उपबंधित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए बाकायदा कार्रवाई होगी। ठीक है, तो कार्रवाई करेगा। ये सब कौन कर रहा है? एफएसओ कर रहा है, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। उपधारा 3 क्या है? ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के प्रयोजन के लिए खंड 1 वन व्यवस्थापन अधिकारी मतलब वही अपना एफएसओ की बाबत यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन कार्रवाई करने वाला कलेक्टर है। ठीक है, खंड खा क्या बोलता है कि दावेदार के बारे में यह समझा जाएगा कि वह हितबद्ध और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति है। दावेदार जो हाजिर होगा सामने, हाँ भैया हमें चाहिए टाइप का। फिर खंड ग उस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। और खंड घ ये बोलता है कि कलेक्टर दावेदार की सम्मति से या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सम्मति से भूमि के रूप में या भागता भूमि के रूप में और भागता धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा। अब ये प्रतिकर क्या है? तो ये कहलाता है मुआवजा देगा। ठीक है, या तो उसको भूमि के रूप में मुआवजा मिलेगा या तो थोड़ा भूमि थोड़ा पैसा ऐसा टाइप का मिलेगा मुआवजा, है ना। तो कुल मिला के मुआवजे की बात है खंड घ में। फिर आती है धारा 12। धारा 12 क्या बोलती है? चारागाह या वन उपज पर के अधिकारों के दावों पर आदेश। चारागाह या वन उपज पर के अधिकारों से संबद्ध दावे की दशा में वन व्यवस्थापन अधिकारी अपना कौन? एफएसओ, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, उन्हें पूर्णतः या भागता, पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से या तो वही मंजूर करेगा या तो खारिज करने वाला एक आदेश देगा। ठीक है, धारा 12 में भी आदेश ही दे रहा है अपना एफएसओ। फिर धारा 13 क्या है? तो धारा 13 है वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख हैं इसमें। ठीक है, फिर वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित मतलब इन सब पॉइंटों को साध्य अभिलिखित करेगा। कुल मिला के इन पॉइंट को ध्यान में रखेगा, है ना। तो का क्या बोलता है इसका कि अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, ये सब अपने को जैसे अपन कोई फॉर्म भरते तो अपने को ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते ना कि ये भरो, डिटेल्स भरो, तो वही सब है ये सब। तो अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, अधिकार का दावा ठोक रहे हो तो तुम्हारा नाम लगेगा, तुम्हारे पिता का नाम लगेगा, आपकी जाति लगेगी, आपका निवास, उपजीविका मतलब कहाँ से पैसा लत्ता कमा रहे हो। फिर
खा क्या है कि उन सब खेतों और या खेतों के समूहों, यदि कोई हो अगर, उनका नाम, उनकी स्थिति, कितना क्षेत्रफल है, उन सब भवनों, यदि कोई भवन में तुमने दावा किया है, भूमि में है ना, तो भूमि में खेत भी आता है, भवन भी आता है, उसका नाम, उसकी स्थिति, उसके विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग का दावा किया गया है ना, जहाँ जहाँ तुमने दावा किया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता टाइप का। फिर धारा 14 क्या है कि जहाँ वह दावा मंजूर करता है वहाँ अभिलेख, है ना। तो यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी अपना FSO धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर लेता है, उसने मान लिया ठीक है तुमने दावा ठोका, हाँ ठीक है तुम्हारा अधिकार बनता है, फिर तो वह उन ढोरों की संख्या और वर्णन जिन्हें दावेदार समय समय पर वन में चराने के लिए हकदार हैं, जो जानवरों को लेके जाते हैं ना चराने के लिए जंगल में, वही सब है ना, वह ऋतु जिसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञात है, जिस ऋतु में तुम उसको चराने लेके जा रहे हो, उस इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का परिमाण जिसे वह समय समय पर लेने या प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी उस मामले में अपेक्षित हों, विनिर्दिष्ट करके यह भी अभिलिखित करेगा कि कहाँ तक वह दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है। वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के प्रयोग द्वारा अभिप्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज बेची जा सकेगी या वस्तु विनिर्मित की जा सकेगी या फिर नहीं की जा सकेगी। अब आती है धारा 15। तो धारा 15 ये बोलता है कि मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग, जो अधिकार तुम्हें मान लिए गए हैं, है ना, उनका तुम प्रयोग कैसे कर रहे हो, फिर क्या हो रहा है। तो इसकी उपधारा 1 बोलती है वन व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे अभिलेख तैयार करने के बाद अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के संबंध में दावा किया गया है, दावा ठोका गया था, तो उसको बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जिनसे इस प्रकार मंजूर किए गए अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद में आती है उपधारा 2। वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए क्या करेगा, खंड का पर्याप्त विस्तार वाले और युक्ति युक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में या सुविधाजनक स्थान के किसी अन्य वन खंड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिए उपवर्णित कर सकेगा और उन्हें इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक यथा स्थिति जैसी है वैसी ही चारागाह या वन उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा। कुल मिला के आदेश देगा, ठीक है। उसके बाद में खंड खा क्या बोलता है कि प्रस्थापित जो पहले से स्थापित है वन की सीमा फॉरेस्ट रेंज, उसको इस प्रकार से बदल सकेगा कि जो दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की वन भूमि अपवर्जित हो जाए, है ना, उसको मिल जाए, मतलब उसके जो दावे हैं वो भी मिल जाए और बाकी जो सीमा है वो भी डिस्ट्रॉय टाइप ना हो। फिर खंड गा क्या बोलता है कि ऐसे दावेदारों को यथा स्थिति चारागाह या वन उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किए गए विस्तार तक ऐसी ऋतु में प्रस्थापित वन के ऐसे प्रभागों के अंदर और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इसी निमित्त बनाए गए हैं वो चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा, ठीक है। फिर धारा 16 आती है, वो क्या बोलती है कि अधिकारों में रूपांतरण, यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी आरक्षित वन को बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखकर धारा 15 के अधीन ऐसा व्यवस्थापन करना असंभव पाता है, अगर वो देख रहा है कि भैया बहुत मुश्किल जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम पड़ गया, फिर जिसमें इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जिन नियमों को राज्य सरकार ने इसी निमित्त बनाया है, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धनराशि के संदाय द्वारा या भूमि के अनुदान द्वारा या किसी अन्य रीति से जिसे वो ठीक समझता है उस प्रकार से ऐसे अधिकारों का रूपांतरण कर देगा, अपने हिसाब से वो बदल देगा, या धनराशि देगा या तो भूमि देगा या तो जो ऐसा वो समझे उस हिसाब से उसको रूपांतरित करेगा। फिर धारा 17 क्या बोलता है, इसके अंदर बहुत सारी धारा आ जाती है, जैसे कि धारा 11, 12, 15, 16 है ना, इसके अधीन जो पारित आदेश हैं इन सबके विरुद्ध अगर तुम्हें अपील लगानी है तो धारा 17 में आ जाओ। 11, 12, 15, 16 के अपील के विरुद्ध अपील लगानी है तो धारा 17 में आ जाओ। ऐसा
कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति ऐसे दावे पर धारा 11, 12, 15, 16 के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा, मतलब अपने एफएसओ के द्वारा जो उसने आदेश पारित किया था उसी की तारीख से, आदेश पारित करने की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर, ये आ जाता है, पूछ लेंगे आपसे कि अपील लगानी है किस धारा में, धारा 17 में, कितने महीने की अपील लगेगी, 3 महीने की। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इसके अंदर ऐसे, और कौन किसके विरुद्ध है ना, तो अपने अधिकारी या तो राज्य सरकार, ऐसे टाइप। तो ऐसे आदेश की अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष उपस्थित कर सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना नोटिफाई करे, है ना, अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। परंतु राज्य सरकार एक न्यायालय, जिसे इसमें इसके पश्चात वन न्यायालय कहा गया है, स्थापित करेगी। तो राज्य सरकार एक न्यायालय स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा। और जब इस प्रकार वन न्यायालय स्थापित हो जाए तब वैसी सब अपीलें उसके समक्ष उपस्थित की जाएंगी। धारा 18 क्या बोलता है? धारा 17 के अधीन हमने अपील की थी, हाँ, वो धारा 18 में थोड़ी सी एलोबरेट करके बता दी। क्या बताया इसमें, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के की। उपधारा 1 बोलता है धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी, लिख करके ही अर्जी लगाओगे, और वन व्यवस्थापन अधिकारी को, अपने एफएसओ को दी जा सकेगी अर्जी लगा करके, जो उसे सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को बिना अविलंब, मतलब कि बिना देरी के भेज देगा, है ना। तुमने अर्जी लगाई एफएसओ को, एफएसओ ने इसको अपने जो अधिकारी है संबंधित उसको आगे भेज दी। ये उपधारा 1 है धारा 18 की। उपधारा 2 बोलता है कि यदि अपील धारा 17 के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जाए तो भू राजस्व से संबद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिए तत्समय उसी समय विहित रीति से उसकी सुनवाई की जाएगी। उपधारा 3 बोलती है कि यदि अपील वन न्यायालय के समक्ष की जाए तो न्यायालय अपील की सुनवाई के लिए कोई दिन और प्रस्थापित वन के आसपास में ऐसा सुविधाजनक स्थान डिसाइड करेगा, कोई ऐसा प्लेस जो उसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा। उपधारा 4 भी है इसी में, वो बोलती है कि अपील पर यथा स्थिति ऐसे अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश केवल राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होंगे। तो आपको ऐसे पूछ लेगा केवल कौन, तो केवल राज्य सरकार के अंदर ही ये सब डिसाइड होगा। उसके बाद में क्या कि धारा 19 में प्लीडर है। अभी प्लीडर क्या है? राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी या अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने और अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ठीक है, ये सब कहलाया प्लीडर। इसके बाद में क्या, ये वो व्यक्ति कहलाया प्लीडर। इसके बाद में धारा 20 आती है, ये आपने पूछा था, तो वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना। इसका धारा 20 का 1 क्या है बोलता है, तो जबकि निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हों। कौन कौन सी घटना घटित हो गई हमें भी बताओ। तो इसका क्या बोलता है, जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि बीत गई हो। अब ये बोल रहा है कि दावा करने के लिए एक टाइम पीरियड था और वो टाइम पीरियड बीत गया और धारा 6 में बताया, तो हम जाके देखेंगे धारा 6 में कितना टाइम पीरियड था, है ना। तो ये हमारी धारा 6, धारा 6 में क्या बोलता है, टाइम पीरियड। कहाँ लिखा है टाइम पीरियड के बारे में? 3 मास, ये लिखा है 3 मास, है ना। ऐसी उद्घोषणा की तारीख से 3 मास के कालावधि नियत करने वाली है ना। तो अपने को पता चल गया कि जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे जो हमारी धारा 20 में बोल रहा है कि टाइम पीरियड बीत गया हो, तो कितना बीत गया होगा? 3 महीने बीत गए हो, है ना। ये बोल रहा है कि जबकि दावा करने के लिए धारा 6 में क्या बताया था? 3 महीने, 3 महीने के अधीन कि अगर जो टाइम पीरियड है अगर वो बीत गया है तो उस धारा या धारा 9 के अधीन यह सब दावों का यदि कोई दावा हो तो उसका वन व्यवस्थापन अधिकारी एफएसओ के द्वारा निपटारा कर दिया जाएगा। वो जिम्मेदार है, वो निपटारा करेंगे इस चीज़ का। खा क्या बोलता है कि धारा 20 के 1 का खा बोलता है यदि कोई ऐसे दावे किए गए हों जो जबकि ऐसे दावों पर पारित आदेशों की अपील करने के लिए धारा 17 के द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई हो, है ना, हो तो, और यदि ऐसी काल अवधि के अंदर
उपस्थित की गई सभी अपीलों का, यदि कोई अपील हो तो उनका निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो। और ग क्या बोलता है कि जबकि प्रस्थापित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियां, यदि कोई भूमि है उसका, जिन्हें धारा 11 के अंतर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी ने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का, एक जो अपन ने पढ़ा था शुरुआत में ही, के अधीन अर्जित करने के लिए चुना गया है, उस अधिनियम की धारा 16 चुना है। वो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या कि उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन सरकार में निहित हो गई हूँ। और क्या बात है, तो तब राज्य सरकार परिनिर्मित सीमा चिन्हों के अनुसार या अन्यथा उस वन की जिसे आरक्षित किया जाना है सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिर्दिष्ट करने वाली और अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। ठीक है। इसके बाद इसका जो 2 है, ये धारा 20 का खंड 1 और खंड 2 टाइप था, तो उसका 2 बोलता है कि ऐसा वन इस प्रकार नियत तारीख से उसी डेट से आरक्षित वन समझा जाएगा। ठीक है। इसके बाद की धारा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।